नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास मुजफ्फरपुर बिहार से। फिलहाल ये इनके पिता ने इनकी कुंडली भेजी है और ये एक जातक की कुंडली है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। अगर आप ये मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, वैसे मुझे नहीं लगता है कि कोई जो मेरा दर्शक है वही मुझे देख रहा होगा। नियमित दर्शक ही मेरे इस चैनल को देखते हैं, कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम। मेरे बाकी के दो जो अन्य चैनल हैं उसमें से एक चैनल है नकुल पाराशर के नाम से, दूसरा है राशिफल विथ नकुल पाराशर, और ये है पाराशर पॉडकास्ट जिसमें कुंडलियों पे अध्ययन होता है। बाकी अगर आप राशिफल देखना चाहते हैं और 2025 का राशिफल जानना चाहते हैं पूरे सभी राशियों के लिए, तो आपको बाकी के जो दो अन्य चैनल हैं जिस पे मैं राशिफल भी बना देता हूं, जैसे नकुल पाराशर वाले मेन चैनल पे भी, और जो दूसरा राशिफल विथ नकुल पाराशर है उस पे भी राशिफल का कार्यक्रम जाता है। उसमें 2025 मेष राशि के लिए मैंने बना दिया है, बाकी की राशियों के लिए लगातार कार्यक्रम बना रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम बिना समय का नुकसान किए। सबसे पहले बात करेंगे इनकी कुंडली का पंचांग। आषाढ़ माह में इनका जन्म होता है। आषाढ़ माह में जन्मे होने से दिमाग में बहुत सारा प्रश्न बनता है और दिमाग में उत्पादक शक्ति बड़ी तीव्र होती है, मतलब व्यक्ति ज़्यादा सोचता और ज़्यादा समझता है। दक्षिणायन में जन्मे होने से सूर्य के अतिरिक्त, मतलब शनि मंगल राहु केतु, ये ग्रह बलवान या बली हो जाते हैं और इस वजह से व्यक्ति कई बार डिप्रेस होता है। उसको लगता है कि मैंने जितनी मेहनत की है उतना परिणाम मुझे नहीं मिला। या कई बार दक्षिणायन में जन्मे होने से व्यक्ति के जो सकारात्मक प्रभाव होते हैं ना, जैसे जो वो विचारों में जो एक ऑप्टिमिस्टिक प्रवृत्ति होती है, जो एक पॉजिटिवनेस होती है, वो थोड़ा कम सा होता है। मतलब अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से अपनी तुलना करेंगे जिसकी कुंडली में उसका जो जन्म हुआ है वो उत्तरायण में हुआ है और अगर हमारा जन्म दक्षिणायन में हुआ है, तो हम जो है एक सकारात्मक भावों के मामले में हम थोड़े कमज़ोर रहेंगे और सामने वाला उत्तरायण वाला व्यक्ति ज़्यादा आगे रहेगा। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि दिन सोमवार को जन्म होता है और सोमवार के स्वामी चंद्रदेव इस कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी हैं और एकादशवें भाव में कन्या राशि का निर्माण कर रहे हैं। ये द्विस्वाभाविक राशि है। केंद्र में जो राशियां बनी हैं ये स्थिर प्रकृति की राशियां बनी है, मतलब व्यक्ति का दिमाग स्थिर है, शांत है। वो परिस्थिति वसात कभी कभी क्रोध कर सकता है, वो मैं आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। सोमवार को जन्मे होने से व्यक्ति शीत प्रधान होता है, ठंडे दिमाग वाला होता है, क्रोधी नहीं होता और अच्छे पद पे नौकरी करने वाला। व्यापार भी आगे चल करके दिमाग में चलता है और व्यक्ति व्यापार भी आगे कर सकता है। ऐसे आरंभ में से लेकर के अगर बात करूं तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के योग ज़्यादा लगेंगे। साथ ही साथ व्यक्ति अगर जन्म स्थान से निकट या कुछ सामान्यतया सामान्य दूरी पर जा करके अगर अपना नौकरी वगैरह करता है या अपना व्यवसाय वगैरह करता है तो उसे सफलता ज़्यादा अच्छी मिलेगी। घर पे रहेंगे तो कलह का वातावरण ये चतुर्थ स्थान के मंगल देव देते रहेंगे। चतुर्थ स्थान के अधिपति जन्म कुंडली के अष्टम भाव में भी बैठे हैं, इस वजह से भी व्यक्ति, और ऊपर से चंद्रमा जो है वो शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के हैं, तो शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं। तो जब चंद्रमा पापक होंगे तो व्यक्ति महीने का 2-4-5 दिन बड़ा गड़बड़ बीतता है, उसमें मन एकाग्र नहीं होता, शांति भंग होती है, निद्रा परेशान करती है, मन किचकिच रहता है, इरिटेशन होती है, व्यक्ति को भविष्य में कमज़ोरी दिखती है या उससे लगता है कि मैं पता नहीं इतनी बेरोज़गारी है, मेरी नौकरी लगेगी भी कि नहीं, पिता का दबाव ऐसा रहता है। तो ये जो परिस्थितियाँ जो आपके सामान्यतया हम और आपके जीवन में जो छोटी बहुत बनती रहती हैं वो ज़्यादा हावी हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चतुर्थ स्थान के अधिपति अष्टम में और मंगल चतुर्थ भाव में बैठे हैं, इस कारण से ऐसा होता है। आगे बढ़ के बात करेंगे तो चंद्रमा भी पापक हैं, इस वजह से व्यक्ति को प्राइवेट नौकरी का योग लगेगा। सरकारी नौकरी के योग थोड़े कम से लगेंगे। हालांकि व्यक्ति की कुंडली में पिता के साथ संबंधों को मैं बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूँ, उसे संबंध अच्छा बनाना होगा। पिता का आदर, पिता के प्रति भाव अच्छा रहे, उनके प्रति कोई भी बैर भाव ना रहे। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोगों के पास, हम बिहार और उत्तर प्रदेश को या किसी भी भारतीय जो हैं वो अपने पिता के प्रति सत्कार और आदर का भाव सदैव मन में रखते हैं। चित्रा नक्षत्र में जन्मे हैं। विश्वकर्मा इस नक्षत्र के स्वामी देवता होते हैं। विश्वकर्मा भगवान जो सदैव कुछ न कुछ रोग देते रहते हैं, विशेषतः व्यक्ति को मानसिक चिंताएं ज़्यादा देते हैं।
व्यग्रता ज़्यादा रहती है, मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा व्यक्ति झेलता है और अपनी ऊर्जा का सतत सही इस्तेमाल लगातार नहीं कर पाता है। तो ऐसा न हो, इस वजह से हमें विश्वकर्मा भगवान की पूजा करनी चाहिए। विश्वकर्मणे नमः, ओम विश्वकर्मणे नमः, इस मंत्र का जप व्यक्ति को प्रत्येक दिन 108 बार करना चाहिए। अश्वगंध की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए और धूप दीप अक्षत पुष्प गंध आदि से विश्वकर्मा भगवान के तस्वीर की पूजा करनी चाहिए। गुलाब के पुष्प से विश्वकर्मा भगवान की जो है वो आकृति को सजाया जाए घर में, और घर को पूर्णतया अच्छे तरीके से सुवासित रखा जाए। इत्र वगैरह का इस्तेमाल किया जाए, घर में गुग्गुल आदि का इस्तेमाल किया जाए, है ना, और घर की साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया जाए। विश्वकर्मा भगवान के प्रसन्न होने के लिए ब्राह्मणों को भोजन वगैरह की व्यवस्था करनी चाहिए, ब्राह्मणों को दान वगैरह देना चाहिए। आगे बढ़ के बात करेंगे चित्रा नक्षत्र पे। मैंने चर्चा की, यहाँ पे व्यक्ति थोड़ा चिड़चिड़ा होता है स्वभावगत, पर वो प्रकट नहीं करता है, पर कभी कभी वो प्रकट हो जाता है। ऐसा शिव योग में जन्मे होने से व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी में लीन नहीं रहता है, अपने आप में मस्त है, मशगूल है, चिंतन उसका बड़ा मजबूत है और वो बहुत ज़्यादा किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है। अपने कार्य में भी वो किसी भी तरीके से कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करता है। वैश्य वर्ण और राक्षस गण का होगा, इस वजह से व्यक्ति में दुनियादारी है, मतलब ईर्ष्या भी है, कभी कभी दूसरों की प्रगति को देख करके जलन भी होती है, भाव जो है वो कमजोर भी होता है। अब सामान्य बात है कि भाई आपके बगल वाला प्रगति कर रहा है तो आप तो ये जरूर दिमाग में पूछेंगे कि कैसे हो रही है, तो यही ईर्ष्या का भाव है ना। ठाकुर जी की पूजा करिए, राम जी की पूजा करिए, राम जी के मंदिर का दर्शन करिए, है ना। क्या कहा कि किसी भी, अगर आप किसी भी आपके आसपास बजरंगबली को कोई भी मंदिर हो तो वहां पे जाइए। क्या कहा है कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम गोविंद प्रतिगच्छति। आपके आसपास कोई भी मंदिर हो, देवी मैया का ही क्यों ना हो, विश्वकर्मा भगवान की भी पूजा कर रहे हैं, तो जिस तरीके से आसमान में से बारिश की बूंदें जब टपकती हैं धरती पे, तो किसी न किसी माध्यम से वो समुद्र का शरण ले लेती हैं, समुद्र की शरणागति लेती हैं। उसी तरीके से किसी भी देवता को किया गया प्रणाम, नमस्कार, मंत्र जप, वो सब साक्षात हमारे गोविंद को चला जाता है। तो ये बात होगी। अभी मैं आपको इतनी तो मैंने पंचांग में बात बताई, अब ग्रह स्पष्ट कर देता हूं इस सेशन में। लग्न का मान 1 अंश 29 कला। अब जरा ध्यान से समझिएगा इसको। तो लग्न का मान अगर 6 अंश से नीचे का है, मतलब व्यक्ति के जन्म के समय पे जो वृश्चिक लग्न बीत रहा था उसमें 1 अंश 29 कला का लग्न बना है, विशाखा नक्षत्र का लग्न। तो विशाखा को वस्तुतः ये अपभ्रंश है, वस्तुतः इसका नाम द्विशाखा था। जो विशाखा है ये विशाखा ना होकर के द्विशाखा था, मतलब 2 शाखाओं वाला, है ना। तो इंद्र और अग्नि इसके जो है वो स्वामी देवता है। तो इंद्र क्या है, क्रूर देवता है, अग्नि तो वैसे भी जलनशील है। इस वजह से स्वभाव में कभी कभी बैलेंस करना और कभी कभी उग्र होना, ये दोनों ही आ जाता है। लग्न पे राहु की दृष्टि और लग्न में केतु का प्रभाव, लग्न का मान 1 अंश पे। तो अब जितनी भी कमजोरी आएगी वो इसी के कारण आएगी क्योंकि लग्न का मान कमजोर है, या इसे बाल्यावस्था का लग्न कहते हैं। बाल्यावस्था का जो लग्न होता है वो व्यक्ति को मैनेजेबल बना देता है, वो कभी कभी संतुलन बनाएगा, मतलब बिल्कुल ही रिजिड नहीं होगा, रिजिड मानसिकता का नहीं होगा। वो भविष्य देख भी रहा है, कभी सकारात्मक है, कभी कभी नकारात्मक है, दोनों ही प्रभाव दिखेंगे। और जो कभी कभी स्वास्थ्य में कमजोरी आती है, जो कभी कभी चिंतन में गड़बड़ी आती है, जो कभी कभी निरंतरता में गड़बड़ी आती है, वो इस कारण से आती है क्योंकि लग्न का मान 1 अंश का है। अगर यही लग्न का मान 6 अंश से ऊपर रहता, 15, 14, 12, 10, 9, 8, 7, तो ये धीरे धीरे व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बनाता है। स्टेबल सिर्फ कारोबार में ही नहीं होता है, स्टेबल माइंडसेट में भी बनाता है। मतलब व्यक्ति का जब जन्म हुआ तब पूर्व दिशा में जो राशि उदय हो रही थी वो वृश्चिक राशि अभी जस्ट ऊपर आई ही थी क्षितिज पे, है ना। तो इस कारण से व्यक्ति का जो प्रभाव है वो ऐसा हो जाता है। अब लग्न में वृश्चिक राशि के केतु बैठे हैं तब तो सामान्यतया आपको ये मान के चलना है कि 15 दिन अच्छे हैं। अगर वहां वृश्चिक राशि के केतु नहीं होते और चतुर्थे क्या बोलते हैं कि गुरु की दृष्टि अगर लग्न पे नहीं होती तो ये 20 के 20 दिन गड़बड़ होते। फिर वो 5 दिन ही जो गड़बड़ हो रहा है कभी कभी महीने में, वो पूरा 20 दिन गड़बड़ होता है। तो इस हिसाब से
कि लग्न पे गुरु का प्रभाव है और मंगल की राशि को देख रहे हैं, मतलब वृश्चिक राशि जो है वो रोग की राशि है, लग्न का मान 1 अंश का है, लग्न पे राहु केतु का प्रभाव है, लग्नेश पे किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। उल्टा जिस राशि में लग्नेश बैठे हैं उस राशि का अधिपति इस कुंडली में व्यक्ति को नुकसान भी पहुंचाता है। इसे कुह योग कहते हैं। ऐसी अवस्था में माता पिता से मतभेद होता है, या कई बार ऐसी अवस्था में व्यक्ति घर में रहेगा तो कलह होगा, या मन अशांत रहता है, निद्रा कमजोर होती है, अनियमित दिनचर्या का पालन करता है, देर तक सोना और देर तक जागना, ये सारी चीजें बिल्कुल होती रहती हैं। तो इसे ठीक करना होगा। और जो इरिटेशन कभी कभी हो रहा है वो इसी देर तक सोने और देर तक जागने से हो रहा है। ऐसा एक बात और बता दूं, मैं 1000% दावे से स्वर्णाक्षर में ये बात मेरी लिख लीजिए, जो बच्चे देर तक सोते और देर तक जागते हैं उनके पिता का समाज में अपमान होता है। दूसरा, जो बच्चे देर तक सोते और जागते हैं उनका अपना सूर्य तो खराब होता ही है, पिता भी ऋण में जाते रहते हैं और पिता पे आर्थिक दबाव बना रहता है। इस कारण से हमें नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। समय पे सोना हमारे प्रकृति ने हमें बताया है, हमें समय पे सोना है और समय पे जागना है। साथ ही साथ चौथा भाव जो होता है वो वास्तु का होता है। यहाँ से आपको मानसिक शांति, घर अगर अशांत रहेगा तो गड़बड़ी होगी। हमें किसी भी स्थिति में अपने माता को चिंताएं नहीं देनी है, माता और पिता को चिंता नहीं देनी है। दूसरे किसी को देंगे चलेगा, माता पिता को नहीं। साथ ही साथ घर की सफाई की जिम्मेदारी आपको स्वयं से निभानी होगी। और वास्तु देवता के साथ साथ अपने कुल देवता की पूजा करिए, क्योंकि मंगल को भूदैव कहा गया है। अगर मंगलदेव लग्नेश होकर के चतुर्थ स्थान में बैठेंगे, अगर बुद्धदेव लग्नेश होकर के चतुर्थ स्थान में बैठेंगे तो मानसिक अशांति और व्यग्रता देते हैं। व्यक्ति अपनी ऊर्जा का सतत सही इस्तेमाल करने से कई बार चूक जाता है और बाद में जब उसके मौके उसके हाथ से निकल जाते हैं तब उसको अपनी गलती और तब उसको अपने काम करने का तरीका पता चलता है, या तब वो उसको समझता है कि ओह मुझे ऐसा काम ऐसे करना चाहिए था, मैंने वहाँ पे गलती की थी। तो ये जो वक्त बीतने के बाद पश्चाताप होता है वो इसी मंगल के कारण होता है। और व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। लग्न में केतु बैठे हैं और वृश्चिक राशि को केतु देव एक तो शुभ ग्रह की राशि नहीं है और सम संख्या की राशि है, पर अपने मित्र की राशि में बैठे हैं। दूसरी बात है कि गुरु जैसे शुभ ग्रह से दृष्ट हैं जो इस कुंडली के पंचमेश होकर के नवम भाव में उच्च के हुए हैं। अगर यही गुरु उच्च के नहीं होते और यहीं बैठ करके देखते तब शायद व्यक्तित्व को उतना ज्यादा बल नहीं मिलता। पर अब व्यक्तित्व में विवेक भी आएगा, धर्म भी आएगा, और वो भी उच्च कोटि का धर्म आएगा। दान, पुण्य, कम्युनिकेशन, बेहतर पद, ऊंची शिक्षा, विदेश गमन और यशस्विता, अनुभवशीलता, अनुभव गम्यता, ये सारे गुण इसी मंगल देव के कारण, इसी गुरुदेव के कारण आएगा। अगर लग्न पे गुरु यहां न बैठ करके यहां से देखते तो ये उतना साधारण परिणाम देता, यहां से बैठ के देखते तो सामान्य से भी कम परिणाम देता। लेकिन यहां से देख रहे हैं, इस वजह से इस गुरु की दशा और ये केतु की दशा बहुत अच्छी जाने वाली हो जाएगी। मतलब आगे आने वाली है गुरु की दशा, जो भाग्य भाव, उच्च शिक्षा, विदेश गमन, अच्छी नौकरी, अच्छा पद, विवाह, संतान, भवन, भूमि, वाहन और इन सब के अतिरिक्त समाज में प्रतिष्ठा और अच्छी खासी संपत्ति इकट्ठा करने वाला सुख देंगे। गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी। अब मैंने पूर्व में एक बात कही थी कि व्यक्ति इरिटेट क्यों होता है, क्योंकि अभी इनको वर्तमान में चल रही है राहु की दशा। और राहु कहाँ बैठे हैं? दिनचर्या के भाव में बैठे, उच्च के हैं पर मारक भाव में हैं। तो मारक भाव का स्वामी जो सप्तम और 12वें का अधिपति वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए शुक्रदेव मारक होते हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं। ये तो गनीमत है कि कम से कम बुध के साथ वहीं बैठे हैं, शनि जैसे मित्र के साथ बैठे हैं, बुध के संग बैठे हैं। अगर सूर्य, बुध और शुक्र, शनि एक साथ अष्टम भाव में जाएंगे तो व्यक्ति को अचानक से धन हानि भी कराएंगे और धन लाभ भी कराएंगे। मतलब ये जीवन का एक चक्र है जो प्रायः चलता रहता है कि धन आएगा भी और धन जाएगा भी। एक तरीके से आना होता है, दूसरे तरीके से व्यय भी होता है। कंसंट्रेशन पे काम करने की आवश्यकता है, रिसर्च पे फोकस बढ़ाइए। अपने जो थियरी जिसको बोलते हैं और एक प्रैक्टिकल होता है ना, तो थियरी और प्रैक्टिकल इन दोनों विषयों में थियरी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, तभी जाके आपका प्रैक्टिकल शुद्ध होगा। दूसरी बात है
कि इस कुंडली में धन के योग बहुत अच्छे बने हैं, गंभीर और मोटा धन भी बना है। अपनी संपत्ति अपने नाम पे करने से ज़्यादा बढ़िया होगा पत्नी के नाम पे या माता के नाम पे इकट्ठा किया जाए। माता भाव का अधिपति शनि अष्टम भाव में बैठा है, राहु उसके ठीक पीछे बैठे हैं, मंगल की दृष्टि है और इस भाव के स्वामी अष्टम में बैठे हैं। तो माता से या मातृपक्ष से या मातृभूमि से थोड़ा व्यक्ति को दूर रहते देखा जाता है और व्यक्ति दूर जाता है तो उसे सफलता मिलती है। तो ये बात मैंने इतनी बताई। तृतीय भाव और द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं है। चतुर्थ स्थान और द्वितीय भाव के स्वामी जन्म कुंडली में उच्च के बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति के पास थोड़ी बहुत संपत्ति में कभी कभी चिंताएं होती हैं पैतृक संपत्ति को लेकर के, पर पिता का आशीर्वाद बहुत अच्छा मिलेगा। तृतीय भाव के स्वामी और चतुर्थ स्थान के स्वामी होकर के अष्टम भाव में शनि व्यक्ति को कष्ट भी देते हैं, मित्रों से नुकसान भी होता है, गलत मैत्री में भी जाता है और कई बार व्यक्ति को मित्रों के कारण नुकसान बहुत भारी होता है। जेल जाना, कोर्ट केस कचहरी आदि के मामले में भी पड़ते देखा जाता है। ऐसा न हो इस वजह से उन लोगों से संतुलन बना करके रखें। कभी भी निकृष्ट न नहाने वाले गंदे विचारों वाले मित्रों से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी चतुर्थ भाव के स्वामी 12वें भाव के स्वामी शुक्र और चतुर्थ स्थान के स्वामी शनि, ये दोनों एक साथ अष्टम भाव में बुध के साथ बैठे हैं। सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं और केंद्र में गुरु है नहीं पर त्रिकोण में है, तो भाग्य भाव बली होगा। लेकिन फिर भी अष्टम भाव में सूर्य बुध शुक्र और शनि के बैठने के कारण मित्रों से बड़ा भारी नुकसान होता है। उनको बचाने के चक्कर में व्यक्ति को कई बार कोर्ट केस कचहरी जेल जाना पड़ता है, हवालात देखना पड़ता है। ऐसा ना हो इस वजह से बहुत सावधान रहें। दूसरे नंबर पे मंगल, यहाँ मैंने एक सूत्र बताया था कि बुधदेव और मंगल देव अगर लग्नेश बनते हों और चतुर्थ भाव में बैठते हों और उन पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं होती हो तो हमें अपने आंतरिक कलह को लेकर के बहुत ज़्यादा सतर्क होना चाहिए। घर में कलह का वातावरण प्रायः आपके कारण बन सकता है। आप जब कभी भी आएंगे तो थोड़ा बहुत मन उद्वेगी होता है और आप कहेंगे कि मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है। इस वजह से अपने कुल देवता की पूजा करिए। वास्तु देवता की उपासना इस कुंडली को बहुत आवश्यक रहेगा। चतुर्थेश का अष्टम भाव में जाना ये पिता से मतभेद देता है, माता को रोगी बनाता है। पंचम भाव के स्वामी का उच्च का होना, माता पिता पूर्वज कुल देवता इन लोगों की व्यक्ति पूजा करे, आराधना करे, उन लोगों से अपने संबंध अच्छे रखें, उनका आशीर्वाद मिलेगा और धर्माचरण करने वाला मंत्र जापक होता है। भाग्य भाव के बलवान होने से धन धान्य संपत्ति संपदा लाभ यश कीर्ति सम्मान पद प्रतिष्ठा नौकरी ऊंची पद वगैरह की स्थिति प्राप्त हो जाती है। जबकि षष्ठम स्थान के अधिपति मंगल लग्नेश होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं, ये नौकरी का योग देंगे क्योंकि दशम स्थान को देख रहे हैं। सप्तम स्थान में राहु का प्रभाव, अगर शुक्रदेव यहीं बैठ जाते या यहाँ बैठ जाते तो सामान्यतः ठीक होता, पर सप्तमेश होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं और मैं समझता हूं कि वहां पे अस्त तो नहीं होंगे तो ये अच्छी बात है। पर फिर भी शनिदेव अस्त होंगे तो मैं शनिदेव के अस्त होने को यहाँ खराब नहीं कहूँगा, यहाँ बहुत अच्छी बात है कि शनिदेव अस्त हैं। अष्टम भाव के शनिदेव रोगी बनाते हैं, व्यक्ति को गैस्ट्रिक पेशेंट होते देखा जाता है, वात जनित बीमारियां होती रहती हैं। त्रिफला का सेवन करना चाहिए, गोमूत्र का सेवन कभी कभी कर लेना चाहिए, पंचगव्य आदि का सेवन कभी कभी कर लेना चाहिए, मांसाहार का त्याग करना चाहिए। और इस कुंडली में देर तक सोना देर तक जागना जहर से भी ज़्यादा खतरनाक है। सप्तम भाव में राहु कृतिका नक्षत्र में 4 अंश के बैठे हैं, मंगल से दृष्ट हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में कई बार माता को रोगी देखा जाता है। हालांकि पिता से मतभेद इस कुंडली में दिख रहे हैं, पिता भी थोड़े बहुत स्वास्थ्य से चिंताओं से ग्रसित हो रहे हैं। अष्टम भाव के अधिपति अष्टम में तो आयु अच्छी, पर कई बार व्यक्ति को बहुत बेवजह की बातों में उलझते हुए भी देखा जा रहा है। ऐसा ना हो इस वजह से बहुत ही सावधानी से मित्रों का चयन करें, बहुत ही सावधानी से अपनी वाणी का चयन करें और बहुत ही सावधानी से अपने इन्वेस्टमेंट पे फोकस करें। साथ ही साथ बहुत ही सावधानी से धन किसी को दें। आपकी कुंडली में धन का लेन देन बना हुआ है, पर फिर भी एक बार जो व्यक्ति अविश्वास ठहरा दिया जाए उस पर विश्वास तो शास्त्रकार भी लिखते हैं कि नहीं करना चाहिए। पर अगर एक बार अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं और अगर वहाँ पैसा नहीं निकला या आनाकानी हो रही है तो समझ जाइएगा कि ये भविष्य में कभी भी लेन देन की प्रक्रिया यहीं पे उस व्यक्ति से बंद कर देनी चाहिए। नवम भाव की स्थिति बहुत अच्छी बनी है, इसमें कोई संशय नहीं है कि चंद्रमा एकादशवें भाव में शुभग्रह हो जाएंगे चाहे पापग्रह हो जाएंगे, बलवान होते ही हैं। लाभ व्यक्ति को मिलता रहता है। चंद्रमा से एकादशवें भाव के गुरु व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं।
इस वजह से व्यक्ति जो भी चाहता है वो उसको मिल जाता है। जबकि दशम स्थान के अधिपति और दशम स्थान के कारक, इन दोनों ग्रहों में सामान्यतया योग बढ़िया बन रहे हैं। दशमें से अगर अष्टम भाव में नहीं बैठे होते तो कई बार पाचन तंत्र, पिता का प्रभाव, पिता से मतभेद और कई बार नौकरी प्राप्त होने में दिक्कतें आती हैं, मेहनत करना पड़ता है। लेकिन विदेश प्रवास करने का योग इस कुंडली में अच्छा है। विदेशी गमन, विदेशी प्रवास, विदेशी कंपनी, विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी आदि में काम करने का योग भी बहुत अच्छा बना हुआ है। एकादश में के चंद्रमा इच्छाओं की पूर्ति कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके बड़े माता पिता, हालांकि बहुत भाई बहन चाहे जितने भी हों, पर फिर भी उन लोगों से संबंध अच्छे खासे बने रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चंद्रमा के ऊपर मंगल और राहु दोनों का प्रभाव है, इस वजह से व्यक्ति उग्र है, व्यग्र है, चिंतित है। लेकिन वो धन कभी भी किसी को देगा तो अपना कमाया हुआ धन देगा, वो किसी से अर्जित किया हुआ धन या किसी दूसरे का धन अपने प्रयोग में लाने वाला नहीं है। किसी के भी सामने हाथ पसारने वाली ये कुंडली नहीं बनेगी। ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है जो आक्रामक है और रिस्पॉन्सिबल है और काफ़ी अच्छे पदों पे काम करने वाली है। और जो भी उसकी कमजोरी है वो नहीं चाहता है कि उसके काम में किसी का कोई दखलंदाजी हो, कोई हस्तक्षेप हो, पर वस्तुतः वो व्यक्ति करता रहता है। दूसरों की कमजोरी देखने वाला, दूसरों की कमजोरियों को समझाने वाला, बताने वाला, अपनी कमजोरी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला होता है, वो तर्क करने वाला होता है। 12वें भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाना, शुक्र विपरीत राजयोग बनाएंगे जबकि बुध भी विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो इस कुंडली में जो कमजोरी बनी है वो शुक्र और बुध के कारण बनी है। इसके कारण हमें मित्रों से, पत्नी से मतभेद नहीं करना चाहिए। इन लोगों से शत्रुता हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। कुंडली मिलाकर के विवाह हो, मिथुन राशि मिथुन लग्न, कन्या राशि कन्या लग्न, मीन राशि मीन लग्न के जातकों से विवाह हो। केंद्र में मंगल राहु केतु का प्रभाव है, शनि का भी प्रभाव है, इस वजह से हमें साहस बटोरना होगा। अगर आप वस्तुतः देखेंगे तो सिर्फ एकमात्र मंगल ही बैठे हैं, क्योंकि राहु और केतु कोई इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता नहीं है। इस वजह से लग्नेश होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। मन को शांत रखिए, व्यग्र मत होइए, शांति से आपका काम बनता रहेगा। जितना ही ज़्यादा अपने कुल देवता, अपने वास्तु देवता, अपने जो इनकी पूजा होती रहेगी उतना ही बढ़िया रहेगा। अब आगे मैं आपसे नवांश और दशमांश चक्र पे आपका ध्यान लेके आता हूँ, जहां यहाँ के भाग्य भाव के स्वामी चंद्रदेव यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं और बैठे हैं द्वितीय भाव में केतु के साथ। थोड़ा बहुत जो संबंधों में ऊंचाई होती है उसको कंफ्यूजन में देखा जाएगा। और यहाँ पे उच्च के मंगल, यहाँ मंगल अच्छे नहीं बैठे थे, यहाँ कुंभ में बैठे हैं, यहाँ मकर में जा रहे हैं। लेकिन ये बात है कि लग्नेश यहाँ कमजोर बैठा था, नवांश में उच्च का हुआ है, पर बात क्या होगी कि यहाँ कुंभ में है और यहाँ मकर में है। इसका अर्थ है कि द्विद्वादश के संबंध में जाने से इनकी दशाओं में कई बार पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर होगा या दिनचर्या बाधित होगी या घर में थोड़े बहुत कलह के योग बनेंगे। शनि और मंगल के कारण और यहाँ पापक ग्रह की राशि बनने के कारण, पापक ग्रह के बैठने के कारण, पीछे शुक्र और आगे गुरु के बैठने के कारण संतुलित विवाह देखा जाएगा। अगर ये शुक्र और गुरु यहाँ द्वितीय, छठवें और आठवें भाव में नहीं बैठे होते तो इसे एक कमजोर प्रभाव मिल सकता था। हालांकि एक बात और भी है कि सूत्र ये भी कहेगा कि अगर भाव कमजोर हो तो पापकर्त्री ज्यादा प्रभावी होता है। दूसरा कि अगर शुभ योग ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह बैठे हैं और भाव का स्वामी भी अगर यहीं बैठा है तो इसे एक अच्छा नेचर कहेंगे। परंतु चूंकि यहाँ पे शनि और मंगल बैठे हैं, इस वजह से हमें विवाह में रिस्क नहीं लेना चाहिए। पंचम भाव पे 12वें भाव के स्वामी बुध की दृष्टि जा रही है, इस वजह से प्रेम संबंधों में कभी कभी व्यायात्मक स्थितियां भी देखने को मिलती हैं। यहाँ शुक्र विवाह का सुख बढ़िया देते हैं, मतलब दाम्पत्य का सुख अच्छा मिलेगा, शुक्र की दशा में लाभ मिलेगा। शनि और मंगल की दशा में कभी कभी इरिटेटिव साउंड होगा, जबकि राहु और गुरु ससुराल से संबंध सामान्य रखने वाले होते हैं। अगर मैं और भी बात बता दूं तो उच्च के सूर्य यहाँ सास और ससुर में ससुर को अच्छा बनाएंगे, साथ ही साथ यहाँ सास का संबंध भी सामान्यतः ठीक ठाक देख रहा हूँ। और बाकी के जो ससुराल के लोग हैं, कलीग वगैरह या जो भी बोलते हैं ना, पता नहीं उसको जो भी बोलते हैं, ससुराल के बाकी के लोग, उनके साथ संबंध सामान्य रहने वाला है। वाणी कभी कभी पत्नी की कठोर बन सकती है। वैसे चंद्रमा और मंगल का जो संबंध बन रहा है वो छठवें आठवें का बन रहा है। मंगल की दृष्टि चंद्रमा पे जा रही है और लग्न पे, इस वजह से कभी कभी
विवाह में एनर्जी देखने को मिलती है जो कि निगेटिव भी हो जाती है। हालांकि एक सूत्र मैंने बहुत पूर्व में बताया था कि जन्म कुंडली के नवांश चक्र के सप्तम भाव पे अगर शनि मंगल राहु केतु आदि ग्रहों की दृष्टि हो या पड़ते हो या बैठे हो तो ससुराल से आदर खूब मिलता है और ससुराल से प्रतिष्ठा भी खूब मिलती है, आदर मिलता है, दहेज भी खूब मिलता है। दशमांसा चक्र में कर्क राशि यहाँ के भाग्य भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश, तो व्यक्ति कर्म क्षेत्र में भाग्यशाली साबित होगा। अगर वो कल को अपना कोई कारोबार या बिजनेस करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है। क्रिएटिविटी अच्छी होगी, भाग्य का सुख बढ़िया मिलेगा, कारोबार को लेकर के जो पर्सपेक्टिव है वो बड़ा ही बेहतर है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति की कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा और बुध उसको चाहे नौकरी करवाएं पर वो अपने लाभ और हानि को लेकर के बड़ा ही सजग और व्यवस्थित होता है। साथ ही साथ जो कारोबार है, जो बिजनेस है, जो करियर का ग्रोथ है वो काफ़ी सकारात्मक, बेहतर, यशस्वी और व्यक्ति को गुणी बनाने वाला होगा। दशमांसा चक्र के लग्नेश का जन्म कुंडली के लग्न को वापस देखना और दशमांसा कुंडली में बुध का वापस लग्न को देखना, ये दोनों ही इस बात की पुष्टि करेंगे कि व्यक्ति अपने कारोबार को लेकर के काफ़ी सजग और श्रेष्ठ रवैया रखने वाला है। वो आलसी नहीं है, उसे पता है कि किस काम से उसको लाभ होगा और कौन से काम से उसको नुकसान होगा। गुरु की दृष्टि अगर भाग्येश होकर के लग्न पे नहीं जाती तो यहाँ पे कर्म में भाग्य का सुख कमजोर हो जाता है। जबकि अगर तृतीय भाव में शुक्र और शनि जैसे दो परम मित्र वहां नहीं बैठे होते तो कारोबार को लेकर के जो उसका डिप्लोमेट होता है, डिप्लोमेसी होती है, उसमें व्यक्ति थक हार जाता है और उसमें प्राप्त चुनौतियों का सामना संपूर्ण तरीके से नहीं कर पाता है। दशमांसा चक्र में मंगल और चंद्रमा का संबंध अगर आप देखेंगे तो कहाँ बना है, मंगल यहाँ बैठे हैं और चंद्रमा बैठे हैं सप्तम भाव में। तो अपने भाव से चंद्रमा लग्न को देख रहे हैं और मंगल की दृष्टि भी जन्म कुंडली में चंद्रमा को प्राप्त हो रही है। तो मंगल और चंद्रमा का जो संबंध होगा वो व्यक्ति को ऊंचाइयां देने वाला, विदेश गमन करने वाला, विदेश में रहने वाला, विदेशी कंपनी में काम करने वाला और बहुत जल्दी नौकरी प्राप्त करने वाला बना देते हैं। महादशा अभी राहु की चल रही है, इस वजह से चिड़चिड़ापन अभी थोड़ा ज़्यादा है और खास करके 2027 के अक्टूबर तक। उसके बाद इस कुंडली में गुरु की दशा बेहतर जाएगी, बहुत अच्छी दशा रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अष्टक वर्ग और बाकी के अन्य वर्ग चार्ट के आधार पे हमारी कुंडली में हमारा व्यक्तित्व ठीक है, बस उसे भ्रमित नहीं होने देना है क्योंकि लग्न पे केतु थोड़ा बहुत भ्रम, संशय, मानसिक व्यग्रता, चिंताएं देते हैं और हमें अपनी वाणी को सत्य बोलना है पर कड़वा नहीं बोलना है। मेहनत और बढ़ाई जा सकती है, आलस्य को और कम करिए और बिल्कुल ही ना, आलस्य बिल्कुल ना करिए। आपकी कुंडली में पैतृक संपत्ति, भवन, भूमि, वाहन, इसका सुख बहुत अच्छा होगा। अपने वास्तु देवता की पूजा स्वयं से करिए। जबकि इस कुंडली में एजुकेशन बहुत अच्छा है, नौकरी बहुत ज़्यादा अच्छी है व्यापार के वनिस्पत, इस वजह से सरकारी नौकरी से ज़्यादा इस कुंडली में प्राइवेट नौकरी के योग लगे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा सफल है। व्यापार के योग सामान्यतया बने हुए हैं, जबकि वाणी का सुख, व्यवहार का सुख कंफ्यूज हो रहा है। व्यक्ति अपने व्यवहार को लेकर के और अपने व्यक्तित्व को एक शेप नहीं दे पा रहा है। तो हमें अपने बारे में एक राय विकसित करनी होगी लोगों की दृष्टि के लिए कि मैं ऐसा हूं, या लोग आपके बारे में एक राय विकसित करें कि आप क्रोधी हैं, आप गुस्सैल हैं, आप शांत हैं, आप पढ़ने में तेज हैं, आप नियम से चलते हैं, आप धार्मिक हैं, आप ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, आप माता पिता की सेवा करते हैं, आप राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर के जिम्मेदार हैं, आप पर्यावरण को लेकर के जिम्मेदार हैं, आप अपनी नौकरी और कारोबार को लेकर के जिम्मेदार हैं, आप दान को लेकर के, ये एक आपको अपने अंदर आप जो बात कह देते हैं उस पर अडिग रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं और जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाते हैं। तो ये जो एक मैंने पूरा बताया, ये आपके व्यक्तित्व को एक नया शेप देगा, जो कि आज के समय में लोगों में प्रायः कमजोरी देखी जाती है। भाग्य भाव ठीक है, इस कुंडली के आधार पे करियर में सुख भी है, थोड़े मुश्किल से है, अभी राहु की दशा के कारण थोड़ा कंपटीशन बढ़ा हुआ है, पर आगे ठीक हो जाएगा। गुरु की दशा अच्छी जाएगी। उसके बाद शनि की दशा में व्यक्ति एकांत रहता है, शनि की दशा में एकाकीपन मिलता है, प्रैक्टिकल हो जाता है, पति पत्नी दाम्पत्य आदि से बहुत ज़्यादा मोह माया रहता नहीं है। शनि की दशा में व्यक्ति अकेले रहता है और अकेले ही दम भरता रहता है, साथ ही साथ उस समय उदासी भी रहती है।
तो शनि की दशा आते आते बहुत सारे लोग आपके जीवन से चल चुके होंगे, निकल गए होंगे या नहीं रहेंगे। गुरु की दशा में लोगों का सुख मिलता है, रिश्तेदार, इष्ट मित्र, सगे संबंधी, इन सबसे संबंध अच्छा बना रहता है। जबकि शनि की दशा आते आते सब लोग निकल जाते हैं, कुछ समय तक आप अकेले बच जाते हैं। पत्नी के साथ मतभेद मत करिएगा, पत्नी संदेह करने वाली हो सकती है। विवाह करना हो तो आपकी कुंडली के हिसाब से पूरब और उत्तर दिशा में विवाह हो तो ज़्यादा बढ़िया है। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 9 रहेगा। नक्षत्र अनुराधा, नक्षत्र पुनर्वसु, नक्षत्र मृगशीरा और पुष्य, ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत अच्छे हैं। विशेषतया सूर्य, बुध, शुक्र और शनि ये अष्टम भाव में बैठे हैं। इस वजह से जब कभी भी इनका अंतर प्रत्यंतर आएगा, हमें निर्णय लेने पे सावधानी बरतनी होगी। पिता के संबंधों को परिभाषित करना होगा, माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं रहेंगी और कई बार हमारे संतान से लेकर के हमें मतभेद में भी कई बार जाते हुए देखा जा रहा है। हालांकि संतति सत्य बोलने वाली होगी और आपसे भी ज़्यादा कई बार नियम से चलने वाली होती है, ऐसा है। कोई भी शुभ कार्य करना हो आप चंद्रमा की दशा के साथ गुरु और मंगल की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। भवन, भूमि, वाहन से संबंधित कोई निर्णय लेना हो तो चंद्रमा और शनि की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांसफर, नौकरी बदलना, स्थान परिवर्तन करना जब कभी भी करना हो तो शुक्र की दशा के साथ केतु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। भवन, भूमि, वाहन से संबंधित तो मैंने शनि कहा और मंगल कहा है। संतान से संबंधित, विवाह से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो गुरु और शुक्र की दशा का इस्तेमाल किया जा सकता है। आमदनी बढ़ेगी चंद्रमा की दशा में, आमदनी बढ़ेगा गुरु की दशा में और मानसिक व्यग्रता रहेगी मंगल की दशा के साथ केतु की दशा में और राहु की दशा में। क्लियर है? अब क्या बताऊं? दान पुण्य करना हो, आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और चित्रा नक्षत्र, इसमें हमें दान करना चाहिए। तो दान वर्ष में एक बार अपने वजन के बराबर तुला दान करिए। किसी मंदिर, अगर नौकरी लग जाती है जैसे कि गुरु की दशा में लगते हुए देखी भी जा रही है, एक नौकरी का योग 2026 के सितंबर के बाद भी आएगा, तो किसी मंदिर का महीने भर का खर्चा 100, 200, 1000, 1500 जितना तक बन पड़े आवश्यक रूप से देना चाहिए। क्लियर है? आपकी कुंडली के हिसाब से पीपल के वृक्ष का रोपण निश्चित रूप से करना चाहिए। साथ ही साथ पीपल के वृक्ष की परिक्रमा आवश्यक रूप से करनी चाहिए। सरसों तेल का दान वगैरह भी करते रहना चाहिए। साथ ही साथ काला तिल वगैरह का दान भी किया जाए। रविवार को नमक और मांसाहार बिल्कुल ही वर्जित रहेगा। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।